हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भाग 4 और अंतिम वीडियो के बारे में देखेंगे। तो जिसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे आज तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के जो है कि क्या क्या गुण होते हैं जिनको इस आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है, उन्हीं तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो है उसके अंतर्गत कुछ जो है जैसे जैसे हम किसी आवर्त सारणी के किसी वर्ग या समूह के नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, या किसी आवर्त में जो है हम बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं, तो क्रमशः जो है उन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों में क्रमशः हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम इन 6 गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है संयोजकता, अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। उसके बाद है परमाणु आकार, जिसको अंग्रेजी में एटॉमिक साइज कहते हैं। उसके बाद है तीसरा धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद है चौथा है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव, या फिर उसको आयनन विभव भी कहते हैं। उसके बाद है पांचवा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। उसके बाद छठवा है हम विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में, संयोजकता के बारे में। संयोजकता भी जो होता है आवर्त सारणी में स्थित तत्वों का जो है महत्वपूर्ण जो होता है गुण होता है। तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए जो है हम किसी भी तत्व का क्या निकालते हैं, उनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही जो है हम किसी भी तत्व की संयोजकता का मतलब को ज्ञात कर सकते हैं। जिसके लिए जो है सबसे पहले हमको इन तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो उस परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को या फिर उस संयोजी कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, उनकी संख्या को हम किसी तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो चलो उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दिया लिथियम। कौन सा तत्व लिख रहा हूँ मैं यहाँ, सबसे पहले देख रहे हैं संयोजकता के बारे में। तो मैं लिख रहा हूँ लिथियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 3 होता है। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। चूँकि हम जानते हैं कि परमाणुओं में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, K, L, M, N। नाभिक के समीप स्थित कक्ष को K कक्ष कहते हैं, और K कक्ष के बाहरी वाला कक्ष को L कक्ष कहते हैं, L के बाहर वाला कक्ष को M कक्ष कहते हैं, और M कक्ष से जो बाहरी कक्ष होता है N कक्ष कहते हैं। K कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L कक्ष में सॉरी है ना, M कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और N कक्ष में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो लिथियम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक हम प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही संख्या में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे K कक्ष में जाएंगे। 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन से कक्ष में जाएगा, L कक्ष में जाएगा। अर्थात लिथियम पर जो परमाणु है इसका जो संयोजी कक्ष कौन सा कक्ष होगा, L कक्ष होगा, क्योंकि जो लिथियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो L कक्ष में उपस्थित है। और जो है लिथियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चूंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, तभी यहाँ L कक्ष में अष्टक पूरी तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, भर जाएगा। अर्थात जो है ये लिथियम 7 इलेक्ट्रॉनों को बांध कर नहीं रख सकता। वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है जिस परमाणु से आए हैं वहीं पर पुनः वो चले जाएंगे। इसलिए जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे परमाणु या तत्व को क्या करता है, दान में दे देता है। अर्थात लिथियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, उसी प्रकार से देखते हैं हम किसी एक आवर्त के तत्वों का देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे किसको हम संयोजकता कहते हैं। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देता हूं आपको, है यहाँ पर क्लोरीन का लेते हैं। इसका क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 17 होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन में जो है 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जो K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 17 में से 2 गया तो बचा कितना, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में जाएंगे,
L कक्ष में जाएंगे। अब इसको जोड़िए, कितने इलेक्ट्रॉन कक्षों में गए हैं, 8 और 2 कितना हो गया 10। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास 17। तो कितना बचा है, अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो कौन से कक्ष में जाएंगे, M कक्ष में जाएंगे। हम जानते हैं कि L M N कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है अष्टक पूरा नहीं हुआ है, अर्थात जो है क्लोरीन परमाणु की संरचना को देखें तो उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में गए हैं, M कक्ष में। M कक्ष जो होगा क्लोरीन परमाणु का संयोजी कक्ष होगा और संयोजी कक्ष में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन इसका संयोजी जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को नहीं दे सकता है, अर्थात ये अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर अपना M कक्ष में अष्टक पूरा कर लेगा। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। कितना होगा, 1 होगा, किसका, क्लोरीन का। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो उसकी संयोजकता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो है जब हम किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों की संयोजकता में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं किसी एक समूह के तत्वों के बारे में लिखता हूं। जैसे एक पहला समूह के तत्वों को लिखता हूं। पहला समूह में है हमारा, ये है समूह या क्या बोलते हैं इसको हम, वर्ग। कौन से समूह का ले रहा हूँ, पहला समूह वर्ग का ले रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर कुछ 2-3 तत्वों का लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का लिखते हैं। हाइड्रोजन और लिथियम और कौन सा है, सोडियम। इन तत्वों के बारे में देखते हैं। और हो सकता है यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया रहता हूँ। ये है, हम किसी वर्ग या समूह में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी संयोजकता में क्या परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से जो है जब हम किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो उसकी संयोजकता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो देखते हैं ये वाला तीसरे आवर्त का देखते हैं। कौन से आवर्त का, तीसरे आवर्त का देखते हैं, थर्ड आवर्त। इधर से हम देखेंगे तो इधर कहते हैं आवर्त। तीसरे आवर्त में कौन सा है, पहला सोडियम है, उसके बाद कौन सा आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास कौन सा है, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद कौन सा है, सल्फर। सल्फर के बाद कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन सा है हमारा, चलो और आर्गन है, कौन सा है, आर्गन। चलो देखते हैं, जब हम आवर्त सारणी में रखे गए किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी संयोजकता में क्या परिवर्तन आता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 1 अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। उसी प्रकार से जो है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 19 होता है। इसी प्रकार से देखते हैं जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखते हैं इन्हीं कक्षाओं के आधार पर। जो है एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ये संयोजी कक्ष है, संयोजी कक्ष को मैं गोला करके दिखा रहा हूँ। लिथियम में 3 है तो 2 और कितना बचा यहाँ पर 1, ये हो गया इसका संयोजी कक्ष, दूसरा कक्ष होगा। उसी प्रकार से सोडियम में 11 है तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 10 हो गया। उसके बाद अंतिम बचा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से पोटेशियम का 19 है तो पहला कक्ष में K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में जो कि दूसरा नंबर का कक्ष है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो गया 10 और बचा कितना अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बचा है। जो M कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और 8 18 हो गया। फिर भी बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जब किसी भी समूह में ऊपर से हम नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों की संयोजकता में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात पहले जो समूह के तत्व हैं इनकी संयोजकता 1 होगी, दूसरे समूह या वर्ग में रखे गए तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद फिर से इस समूह में रखे गए तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। उसी प्रकार से जो है इस चौथे समूह में रखे गए तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इसी प्रकार से जो है इनकी संयोजकता बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित संयोजकता बढ़ने के बाद पुनः जो है संयोजकता में पुनरावर्तिता आता है, अर्थात कमी आती जाती है। तो चलो देखते हैं हम तीसरे आवर्त के तत्वों का। जैसे है यहाँ सोडियम का हम निकाल चुके हैं, अब आवर्त की बात कर रहे हैं हम, बाएं से दाएं दिशा में जाएंगे। पहला आवर्त में सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल चुके हैं, इसकी संयोजकता 1 है।
उसके बाद मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ पर गया बचा कौन सा? M कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्योंकि ये अष्टक पूरा करने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि संयोजक कक्ष में इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जो कौन सा कक्ष है? Kl। और ये कौन सा कक्ष है? M कक्ष में है। M कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। इसमें 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को ये बांध कर नहीं रख सकता है। तो उसी प्रकार से जो है एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। उसके बाद हो गया हमारा 2 8 10 हो गया। तो यहाँ पर संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी जो है अष्टक पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन को भी जो है ये अपने बाहरी कक्ष में बांध कर नहीं रख सकता, इसलिए जो है ये अपने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अर्थात इसकी संयोजकता एल्यूमिनियम का कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2 8 और कितना होगा? 4। इसके संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात ये जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है? किसी तत्व या परमाणु को दे सकता है। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। फास्फोरस का देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 15, 2 8 और कितना होगा? 5। 2 8 10 और 5 15। अर्थात इसकी संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। अर्थात ये 5 इलेक्ट्रॉन को किसी को नहीं दे सकता। देगा भी तो वो पुनः इसी के कक्ष में वापस आ जाएंगे। अर्थात ये किसी परमाणु से जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन ये ऋणावेशित आयन बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो होते हैं वो ऋणावेशित हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उतनी ही संख्या में वो धनावेशित हो जाते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं सल्फर का। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और कितना होगा? 6। इसको जोड़ेंगे तो 16 टोटल होगा। अर्थात इस पर इसके संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात जो है ये जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 6 और ये हो गया 7 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। और इसमें संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। अच्छा सॉरी, इसका लिखते जाते हैं। इसकी संयोजकता है हमारा सोडियम का 1, इसका संयोजकता कितना होगा? इसका है संयोजकता 2, इसकी संयोजकता है 3, इसकी संयोजकता कितनी है? 4। फिर इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता है, बल्कि ये 3 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए बाहरी कक्ष में लेगा। तो इसकी संयोजकता होगा कितना? 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका संयोजकता 2 होगा। उसी प्रकार से क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना होगा? 7। ये भी 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, या देगा भी तो पुनः अपने बाहरी कक्ष में ही वो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो है ये दूसरे तत्व से जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए। उसी प्रकार से आर्गन का देखते हैं। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 18। इसका देखें तो 2 8 और ये हो गया हमारा 8। क्योंकि इसका जो बाहरी कक्ष है पूरी तरह से भर चुका है। जो बाहरी कक्ष संयोजी कक्ष कौन सा होगा? Kl। और कौन सा? M कक्ष, जो कि संयोजी कक्ष है किसका? आर्गन परमाणु का। तो इसमें जो है अष्टक पूरी तरह से भर चुका है। इसीलिए जो है ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही किसी से ले सकता है। इसलिए नहीं लेने और नहीं दे सकने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी? 0। ये एक भी इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है। इसी प्रकार से एक निश्चित परिवर्तन के बाद एक निश्चित दूरी तक जो है इनकी संयोजकता बढ़ते जाती है। जब किसी हम आवर्त में बाईं से दाईं दिशा पर जाते हैं, उसके पश्चात पुनः जो है उनकी संयोजकता में कमी आते जाती है। इसी प्रकार से इनमें होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? संयोजकता। अब अगला गुण देखते हैं हम। दूसरा है यहाँ पर परमाणु आकार। हम परमाणु आकार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या किसको कहते हैं? परमाणु आकार ज्ञात करने के लिए जो है हमें उस किसी तत्व के परमाणु का परमाणु त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? यदि किसी परमाणु की संरचना को देखें, हम यहाँ बनाता हूँ, ये परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक की ओर जो है विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती है।
जिस कक्ष तक जो जहाँ तक जिस तत्व के परमाणु का यह संरचना होगा उसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है वो बाह्य कक्ष में जिस बाह्य कक्ष तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वह उस नाभिक से उस बाह्य कक्ष तक जहाँ पर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, उस परमाणु की क्या कहेंगे, इसको परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। जो प्रत्येक परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो हमें अलग अलग प्राप्त होता है। प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या हमें कैसे प्राप्त होता है? अलग अलग प्राप्त होता है। चूंकि यह किस पर निर्भर करता है? उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है, क्योंकि किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जब हम किसी, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर आपको ये नहीं पूछेगा कि लिथियम का आप परमाणु त्रिज्या लिखिए, ये आपको यहाँ पर नहीं पूछता है 10वीं कक्षा में, लेकिन आपको यह पूछता है कि यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और जब किसी आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो तत्वों के जो त्रिज्या या आकार में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न आता है, मैं उसी को समझाने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया है ये 17वें समूह के तत्व हैं, 17 समूह या वर्ग के तत्व हैं, अर्थात ऊपर से नीचे। जब हम किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके परमाणु आकार अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका परमाणु आकार बड़ा होते जाएगा, है ना, अर्थात उसके परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे हम आवर्त सारणी में देखते हैं, यहाँ 17वें समूह का लिया है, तो 17वें समूह में पहला फ्लोरीन है, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद है एस्टेटिन। तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो है परमाणु त्रिज्या कितना है? यहाँ पर 64 है। कितना है? 64 है। उसके बाद कौन सा आता है? उसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्लोरीन आता है। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का जो है परमाणु त्रिज्या 99 जो कि 64 से ज़्यादा है, अर्थात बढ़ रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे, उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन सा आता है हमारा? अगला ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान नहीं, सॉरी, क्या परमाणु त्रिज्या कितना है? 114 है। ये तीसरा नंबर पर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, क्रम से मतलब इनका परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है, उसका मैं क्रमांक दे रहा हूँ। सबसे कम है इनका, फिर इसका, फिर इसका है, बढ़ते क्रम में। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का जो है परमाणु त्रिज्या कितना है? 133, जो कि किससे ज़्यादा है? ब्रोमीन से ज़्यादा है, अर्थात ये चौथे नंबर में बढ़ते क्रम में है परमाणु त्रिज्या के आधार पर। उसके बाद अंत में है हमारा एस्टेटिन। एस्टेटिन का जो है परमाणु त्रिज्या जो है 144 होता है, जो कि इनसे सर्वाधिक है, अर्थात ये कौन से नंबर में आएगा? 5वें नंबर में। अर्थात इससे यह पता चलता है कि जब हम किसी आवर्त सारणी के किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों के किसमें? परमाणु त्रिज्या में क्रमशः या परमाणु आकार में वृद्धि होते जाता है। कैसे होते जाता है? बढ़ते जाता है। इसको नोट कर लीजिए, है ना। अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आने पर इनका परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ते जाता है, इसको नोट करेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरे एंगल से देखते हैं। अब इस किसी एक आवर्त को देखते हैं। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसके बारे में यहाँ आपके पुस्तक में भी दिया है, उसी को मैंने यहाँ समझने के लिए लिखा है। ये द्वितीय आवर्त का दिया है। द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। यहाँ पर नियॉन को नहीं लिखा गया है। तो जो है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं, क्या परमाणु त्रिज्या 186 होता है। बेरिलियम का 160 होता है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। बोरान का 143, कार्बन का 117, नाइट्रोजन का 110, ऑक्सीजन का 104 और जो है क्लोरीन का 99, जो कि घटते क्रम में जाता है। अर्थात जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटते जाता है। कैसे होते जाता है? घटते जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, पूछता है तो इसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा। तो ये हो गया हमारा परमाणु आकार।
यह जो है हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं, इनकी परमाणु त्रिज्या घटती क्यों है। जैसे यहाँ पर देखता हूँ दो तत्वों का उदाहरण देता हूँ, लिथियम और बेरिलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देता हूँ। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु संरचना के आधार पर बनाता हूँ। जो ये है बाहर वाला K कक्ष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हमको फिर से एक कक्ष बनाना पड़ेगा। K के बाहर में कौन सा कक्ष होता है? दूसरा कक्ष L कक्ष होता है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो किसी भी दिशा में L कक्ष में जाएगा। अर्थात नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अर्थात नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। उसी प्रकार से देखते हैं आगे कौन सा आता है? बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक ये संरचना बनाते हैं तो नाभिक है, K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो बाहरी कक्ष में जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। चूँकि यहाँ पर देखे थे कि जो लिथियम का परमाणु जो त्रिज्या था वो बेरिलियम से ज़्यादा था, इसका ज़्यादा था और बेरिलियम का कम था। तो देखते हैं कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन जो कि कौन से आवेशित होते हैं? धन आवेशित होते हैं, उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित होते हैं। ये दोनों विपरीत आवेशित जो कण है ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यहाँ पर भी जो है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नाभिक में प्रोटॉन भी होंगे। प्रोटॉन प्लस वाले कितने हैं? 4 हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश वाले वो भी 4 हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 3 है इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन है। अर्थात जो है यहाँ पर जो है नाभिक में जो है कितने प्रोटॉन हैं? सिर्फ 3 प्रोटॉन है। और कितने यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इसकी तुलना में, किसके? बेरिलियम में उपस्थित 4 प्रोटॉन की तुलना में यहाँ पर 1 कम है। अर्थात कम आकर्षण बल से ये इलेक्ट्रॉन वाले जो बाहरी कक्ष है उसको अंदर की ओर खींचेगा। इसके लिए जो है इसकी त्रिज्या ज़्यादा होती है किससे? बेरिलियम से। और जो है यहाँ पर जो है 4 प्रोटॉन है धन आवेशित, वो अधिक शक्ति से जो है बाहरी वाले जो संयोजी कक्ष है उसको अधिक बल लगाकर जो है उसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे कारण जो है इसका आकार यह जो होता है संकुचित हो जाता है, जिससे कारण नाभिक से बाहरी संयोजी कक्ष तक की दूरी जो होती है या जो कम हो जाती है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसीलिए जो है इस परमाणु की त्रिज्या जो है किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो उनकी त्रिज्या क्रमशः कम होते जाती है। अब नेक्स्ट गुण देखते हैं। तीसरा है धात्विक एवं अधात्विक गुण धर्म। इन तत्वों के धात्विक एवं अधात्विक गुण धर्म किस प्रकार से होता है, या किन किन तत्वों के गुणधर्म, क्या क्या धातु होते हैं या अधातु होते हैं। जो है आवर्त सारणी में जो है कुल 118 तत्वों को खोजा गया है, जिनको उनके गुणों के आधार पर जो है अलग अलग इनको व्यवस्थित किया गया है। जो है सबसे पहले आवर्त सारणी में देखें तो पहले यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर ये आपको दिख रहा होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ तक के जितने भी तत्व आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? धातु के अंतर्गत आते हैं, धातु कहलाते हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा के अंतर्गत जो कुछ तत्व आ रहे हैं, यहाँ पर बोरान है, सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, उसके बाद है एंटीमनी, टेल्यूरिन है, उसके बाद है हमारा पोलोनियम। ये कलर में आप देख रहे होंगे। ये जो होते हैं ये धातु, और ये जो इधर है आपके अधातु, इनके बीच स्थित होते हैं। और इनमें जो है धातु के गुण और इधर के जो है अधातु के गुण, दोनों के गुण पाए जाते हैं। आधा धातु के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और आधा गुण जो है वो अधातु के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो है इन तत्वों को, कितने तत्व हैं यहाँ पर? 7 तत्व, 1 2 3 4 5 6, और इन 7 तत्वों को हम क्या कहते हैं? अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो देखते हैं कि धातु, हम इनको धातु क्यों कहते हैं या किस आधार पर हम इनको धातु के रूप में हम पहचान सकते हैं। धातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन देकर जो होता है धन आवेशित बनाते हैं। धन आवेशित बनाने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जो अधातु होते हैं जिसमें आवर्त सारणी को में दाईं ओर रखा गया है और धातुओं को बाईं ओर रखा गया है, और आवर्त सारणी दोनों के बीच में रखे हैं हम अर्धधातु या उपधातुओं को रखे हैं। जो
अधातुएं होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये जो होते हैं अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। ऋण आयन बनाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं धातु। धातु में सबसे पहले मैं किसी यहाँ पर देखता हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, किसी को भी ले सकते हो धातु के अनुसार, मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, जैसे सोडियम, और यहाँ पर ले रहा हूँ एक उदाहरण मैग्नीशियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 11, तो 2 होगा, 8 होगा संयोजी कक्ष में, और संयोजी कक्ष कौन सा होगा, M होगा, Kl और एक M। संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 हो गया, 8 हो गया, और कितना यहाँ 2 हो गया। ये M कक्ष संयोजी कक्ष, और संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, किसमें, मैग्नीशियम में। तो जो है M कक्ष में हम जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 8 होना चाहिए, लेकिन इनके पास सोडियम के पास 1 है और मैग्नीशियम के पास 2 है। जो है इसको पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा सोडियम को। और जो मैग्नीशियम को अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने का और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि 4 के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये अपने बाह्यतम कक्ष में बांध कर नहीं रख सकते, वो पुनः उसी तत्व में पुनः चले जाते हैं। इसलिए जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे तत्व को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ये भी दे देगा, अर्थात जो है सोडियम जो है अपने बाह्यतम कक्ष से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, किसी दूसरे तत्व को दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को। अर्थात सोडियम में कितना धन आवेश बनेगा, 1 धन आवेश बनेगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जो है इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो है दूसरे तत्व को दे देगा। कितने तत्व को दे रहा, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम में कितने आवेश, धन आवेश बनेंगे, 2 धन आवेश बनेंगे। या फिर इसको आप मैग्नीशियम लिखकर 2 धन लिख दीजिए, इस प्रकार से 2 धन आवेश बन जाता है। अर्थात जितने भी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या दूसरे को देकर धन आवेशित बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं अधातु किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 ठन तत्व लेता हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप बाकी का भी देख सकते हैं, ये है हमारे अधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लिखता हूँ, ये था धातु का उदाहरण। अब लिखते हैं कौन सा, अधातु का उदाहरण। जैसे किसका लिए लिख रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 होगा, और संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सा कक्ष होगा, ये L, K और L कक्ष होगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 7 होता है। तो इसका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, और कितना होगा, ये 5 होगा। हम किसका ले रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ले रहे हैं। तो इससे संयोजी कक्ष में 5 है नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन के संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। हम जानते हैं कि 4 से ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये दे नहीं सकते, वो पुनः इसी में आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे तत्व से ये क्या करेगा, प्राप्त करेगा। 6 और 2 कितना हो गया, 8। हम जानते हैं कि L कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है। लेने वाला जो होता है ऋण आवेश में बदल जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना ऋण आवेश उसमें आ जाता है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने बाहरी कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसमें कितने ऋण आवेशित हो जाएगा, ये 2 ऋण आवेशित हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा अष्टक पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी प्रकार से जो है नाइट्रोजन में कितने इसमें आ जाएंगे, 3 माइनस। इसी प्रकार से जो होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितनी संख्या में लेते हैं उतनी ही संख्याओं में इसमें ऋण आवेशित आयन हो जाता है। और ऋण आवेश बनाने पर हमको यह पता चलता है कि ऋण आवेश से बनाने वाले जितने भी तत्व हैं वे जो होते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रश्न यह बनता है कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो
धात्विक गुण बढ़ता है या अधात्विक गुण बढ़ता है। जब किसी हम आवर्त में बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है या अधात्विक गुण बढ़ता है। आप इसी चित्र के माध्यम से देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब हम किसी पहले समूह का देखते हैं, है ना, जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं धात्विक गुण बढ़ता है, ऐसे हमने पढ़ा है। देखते हैं यहाँ तो पूरा धातु है, पहला समूह में, दूसरा समूह में भी धातु है, यहाँ तक पूरा नीचे तक धातु है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या था, ये हमारा अर्ध धातु, उपधातु, लेकिन उसके बाद क्या बढ़ते गया, इधर धात्विक गुण बढ़ते गया। अब यहाँ देखिए शुरू में क्या है, अधातु कार्बन, उसके बाद ये अर्ध धातु या उपधातु आ गए, उसके बाद क्या गुण बढ़ते गया, धात्विक गुण नीचे बढ़ते गया। तो उसी के बाद देखते हैं नीचे की ओर, यदि इधर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अधातु है, अधातु के बाद इधर क्या आ गया, ये धातु। अर्थात जब हम किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। शुरू में यहाँ अधातु था लेकिन आखिरी तरफ क्या बढ़ते गया, धात्विक गुण बढ़ते गया। उसी प्रकार से देखते हैं जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो इनके धात्विक गुण बढ़ता है या अधात्विक गुण बढ़ता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं ये इधर वाले धातु हैं, यहाँ देखते हैं दूसरे आवर्त में तो यहाँ धातु है, तो उसके बाद अंत में क्या आ गया, इधर पूरा अधात्विक गुण आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं जैसे इस आवर्त में यहाँ तक पूरा धातु है, यहाँ तक पूरा धातु है, उसके बाद अंत में क्या इधर आते गए, अधात्विक वाले जो हैं अधातु वाले तत्व आते गए। अर्थात जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब प्रश्न भी इसी प्रकार से आपको लिखने को आएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट गुण देखते हैं हम, चौथा है यहाँ आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। सबसे पहले इसका आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में दुर्बलता से जुड़े इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को ही हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। मान के चलिए हाइड्रोजन का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और एक कक्ष होगा K कक्ष जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका संयोजी कक्ष बाहरी कक्ष यही हुआ। अर्थात सबसे पहले जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षाओं से बाहर निकालने के लिए ठोस द्रव को हमको किस में बदलना पड़ेगा, गैसीय अवस्था में बदलना होगा, तभी हम उन परमाणुओं के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। तो जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कक्ष यही है, तो यही होगा इसका बाह्य का इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्ष से बाहर निकालने के लिए हमको जितना ऊर्जा लगाना पड़ेगा, खपत करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, उसी ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। समझ गए होंगे। तो देखते हैं अब इसके आधार पर देखते हैं कि यदि हम किसी समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसके आयनन ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम समूह या वर्ग का देखते हैं, है ना। तो ये है पहला समूह का लिया हूँ मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो कि एक समूह है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका K कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। उसका लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 3 होता है। ये जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन K कक्ष में, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है L कक्ष में चला गया। उसी प्रकार से जो है ये K कक्ष हो गया, ये हो गया L कक्ष। उसी प्रकार से देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 आएगा, 8 आएगा और 1, जो कि कौन सा कक्ष में है, M कक्ष में चला गया। उसके बाद पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है, इसका 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 1 टोटल जोड़ेंगे तो 19 आएगा। ये कौन से कक्ष में चला गया है, N कक्ष में चला गया है। तो इसकी आयनन ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर मैं 2 तत्वों का उदाहरण देखता हूँ। पहला लेता हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो है मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। अब बनाता हूँ मैं यहीं पर लिथियम का। लिथियम का जो है K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद जो है एक बाहरी कक्ष आ गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अर्थात इसके नाभिक में भी धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या 3 होगी और इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन होगा जो धन आवेशित है, कहाँ पर, नाभिक में पाया जाएगा। अर्थात नाभिक से बाह्य इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक के जितने समीप होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ही कम है, नाभिक से लेकर इस बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों तक
की दूरी बहुत कम है तो ये बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा। अर्थात जितना ज़्यादा एनर्जी खपत करना पड़ेगा उसका आयनन ऊर्जा कैसे होगा, ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से देखते हैं लिथियम में, क्योंकि हाइड्रोजन में एक कक्ष था जो नाभिक के समीप था, उसके बाद लिथियम में चलते गए तो इसमें कितने कक्ष हो गए, एक कक्ष क्या हो गया, बढ़ गया। देखो यहाँ एक के कक्ष हो गया, यहाँ एल कक्ष आ गया, दो कक्ष हो गया, एक कक्ष हाइड्रोजन की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ गया है। अर्थात नाभिक से जो है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अर्थात जो है नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉन जो है इस पर जो है ऊपर वाले हाइड्रोजन की तुलना में कम बल लगाकर, कम आकर्षण बल के द्वारा उसको बांध कर रखेगा। इसलिए जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इस बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अर्थात लिथियम का आयनन ऊर्जा कैसे होगा, कम होते जाएगा। उसी प्रकार जो है क्रमशः जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक तत्व का जो है जो कक्ष, एक कक्षा की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर पहला कक्ष था, यहाँ दो कक्ष आ गया, यहाँ पर तीन कक्ष हो गया, यहाँ पर चार कक्ष हो गया। जैसे जैसे नाभिक से बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का उस बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बल क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कारण बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात उनका आयनन ऊर्जा क्रमशः कम होते जाता है। अर्थात इससे समझ गए होंगे जब किसी समूह या वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा में क्रमशः क्या होते जाती है, कमी आते जाती है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम किसी आवर्त में जाते हैं। किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो उनके आयनन ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर मैं आपके बुक के अनुसार जो है सेकेंड आवर्त का द्वितीय आवर्त का लिया हूँ। द्वितीय आवर्त में देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान, उन्हीं को लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है लिथियम का जो है आयनन ऊर्जा 5.6 है। आयनन ऊर्जा का जो है मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मात्रक। उसके बाद बेरिलियम का 9.9, बोरान का 8.3, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया। कार्बन का पुनः बढ़ गया 11.3, नाइट्रोजन का होता है 14.5, उसके बाद ऑक्सीजन का 13.6, फ्लोरीन का 17.4 और नियोन का 21.6। ये जो अर्थात इससे पता चल रहा है कि ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा जो है आयनन ऊर्जा किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा में और चलते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है। कैसे, क्यों बढ़ता है, इसको देखते हैं, है ना। तो लिथियम का जो है परमाणु क्रमांक 3 होता है। मैंने ऊपर भी बनाया है, फिर यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हो गया लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया और बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर बेरिलियम का देखते हैं, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो जो है के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 2 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद देखते हैं कार्बन का, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो जो है के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एल कक्ष में जाएंगे, एल में तब तक आएंगे जब तक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। इसको बराबर दूरी पर हमको करना है, एक साइड में हो गया है ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा की ओर जाते हैं तो परमाणु के बाहर जो है कक्षाओं की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात देखो ये दूसरे आवर्त का है तो इनके नाभिक के चारों ओर कितने कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं हैं। बेरिलियम में भी देखो तो 2 ही कक्षाएं हैं और कार्बन में भी देखो तो कितने कक्षाएं हैं, 1 और 1 2। यहाँ तक नियम तक आपको 2 ही कक्षा दिखाई देंगे दूसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त के तत्वों में 3-3 कक्षाएं हमको मिलेंगे जो कि परिवर्तन नहीं होंगे किसी एक आवर्त में आने वाले तत्वों के जो है कोषों की संख्या में। तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है 3 है इलेक्ट्रॉन, 3 जो है प्रोटॉन होंगे जो पॉजिटिव आयन है, 3 जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयन है। और यहाँ पर जो है बेरिलियम में देखते हैं 4 जो होंगे प्रोटॉन होंगे जो कि धन आवेशित होंगे, नाभिक में होंगे ये, और जो 4 इलेक्ट्रॉन है जो ऋण आवेशित कक्षाओं में होंगे। उसी प्रकार से जो है कार्बन में जो होंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो 6 प्रोटॉन भी होगा जो धन आवेशित होगा, 6 जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कक्षाओं में रहता है। अर्थात
नाभिक में धन आवेशों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाती है उतने ही अधिक शक्ति से जो है आकर्षण बल के द्वारा बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही शक्ति ज़्यादा शक्ति से इसलिए खींचता है क्योंकि यहाँ पर बाहरी कक्ष की दूरी सभी तत्वों में कितनी है, बराबर है, 2 है। अर्थात नाभिक से लेकर जो है यहाँ तक की दूरी लगभग क्या है, बराबर होगी या थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन जो है 2 ही कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर जो है और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ते जा रही है। प्रोटॉन जितनी संख्या में बढ़ेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। प्रोटॉन जितनी संख्या में धन आवेशित और ऋण आवेशित आयन जितने ज़्यादा होंगे, कण होंगे, उतने ही ज़्यादा आकर्षण बल से उसको खींचता है। अगर ज़्यादा बल से खींचता है तो उसको उस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कम लगेगा। यहाँ 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लिथियम के तुलना में ज़्यादा ऊर्जा आवश्यक है, अर्थात इसकी आनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। उसके बाद कार्बन में आगे चलते हैं तो कार्बन के जो है नाभिक में 6 प्रोटॉन जो कि धनावेशित हैं, उसी प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन कक्षाओं जो है 2 ही कक्षाएं हैं जो नाभिक से दूरी लगभग समान है इनकी तुलना में। अर्थात इसमें 6 प्रोटॉन जो है धनावेशित, ये अधिक बल लगाकर जो है ये बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहेगा। अर्थात बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको इसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। अर्थात इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो क्रमशः उनकी आयनन ऊर्जा क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। हम जानते हैं कि किसी भी समूह के तत्व, जैसे यहाँ पर जो है धातुओं को जो है आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया है, अधातुओं को जो है आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। यहाँ पर कुछ समूह के तत्वों को देखें तो ये जो धातुएं होती हैं ये अपना संयोजी कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती हैं, धन आवेश बनाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक लिथियम जो कि पहले समूह का तत्व है, लिथियम 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में जाएगा, एक संयोजी कक्ष हो गया, कौन सा, एल कक्ष हुआ, है ना। उसके बाद हम दूसरे समूह के एक तत्व को देखते हैं, कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले गए, एल कक्ष में एक कक्ष है। तो जो है इस प्रकार से जो है लिथियम जो है अपने संयोजी कक्ष अथवा बाहरी कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा, तो एक जो है लिथियम जो है एक धन आवेशित हो जाएगा। उस पर बेरिलियम अपने बाह्यतम कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है, 2 है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि एल कक्ष में, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 2 है तो और कितना चाहिए होगा, 6 को बांध कर ये नहीं रख सकता है, इसलिए जो है लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा, तो ये इसमें भी धन आवेशित हो जाएगा। कितना धन आवेशित हो जाएगा, बेरिलियम 2 धन आवेशित हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है हम दाईं ओर रखे गए धातुओं के बारे में अध्ययन करें तो ये धातुएं जो होते हैं क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, एक अधातु का दिखता हूं, जैसे पर यहाँ पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है जो आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और कितना हो गया, 6। इसके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 6 और 2 कितना होगा, 8। अर्थात इसमें जो है जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने ही इसमें ऋण आवेश आ जाएंगे। कितना ऋण आवेश आ जाएंगे, या तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 ऋण आवेश आ जाएंगे। अर्थात इस ऋण आवेश को ग्रहण करते समय जो है, करने के बाद इसमें जब ऋण आवेश आ जाता है उस समय जो है इनसे जो है क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं कि उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखते हैं कि जब किसी हम समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, घटती है या बढ़ती है, या फिर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जब हम किसी समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ऊपर से नीचे जाने पर किसमें, समूह या वर्ग में, ठीक है ना, समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है कैसा होता है, घटते जाता है। लेकिन जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं, किसमें,
आवर्त में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब अगला गुण देखते हैं हम, विद्युत ऋणता। क्या देखिए किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अगला विद्युत ऋणता क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका परिभाषा देखते हैं विद्युत ऋणता का। किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा, अर्थात किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो गुण या क्षमता होता है, उसी को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। तो ये परिभाषा के माध्यम से शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम चलो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चूँकि जो है बहुत से जो परमाणु होते हैं आपस में जो होते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कौन से बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध। एक होता है आपका आयनिक बंध, जिसको हम 9वीं क्लास में भी आगे पढ़ाई करेंगे या आप लोग भी पढ़ चुके हो। एक होता है कौन सा बंध, आयनिक बंध, और दूसरा होता है कौन सा, सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध में जो होता है कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को, किसी तत्व का परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को देता है या दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को लेता है। अगर दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन को देगा तो धनावेशित हो जाएगा, और दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो मतलब ऋणावेशित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, मतलब या तो देगा या तो लेगा। जैसे होता है हमारा सोडियम क्लोराइड के मध्य। जो सोडियम होता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 और संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका होगा 2 8 और संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस कक्ष में इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है, जिससे परिणामस्वरूप ये 7 और 1 इलेक्ट्रॉन 8 हो जाती है। इसीलिए क्लोरीन एक माइनस आयन बनाता है, सोडियम प्लस आयन बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अर्थात इस प्रकार के जुड़ने, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं वो कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये आयन बनाते हैं, सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस, आयनिक बंध कहते हैं इसको। अब देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए जो है दो परमाणु जो होता है आपस में बराबर संख्या में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, और कितने संख्या में कितने जोड़े में इलेक्ट्रॉन लाते हैं उसके आधार पर भी जो है सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजक बंध, होता है एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा होता है फिर द्विसहसंयोजक बंध, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद होता है ट्रिपल या फिर त्रिसहसंयोजक बंध होता है। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध में जो है दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, जिसके माध्यम से जो है एक बंध बनता है। एकल बंध वाले जो बनते हैं दो परमाणुओं के मध्य। उसी प्रकार से द्विसहसंयोजक बंध में है जो है दोनों तत्वों के दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में आते हैं, साझा करते हैं, बीच में आते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे परमाणु को होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सामने वाले परमाणु की। इसी प्रकार से जो है बंध बनता है 2 लकीर वाला, हम लिखते हैं दोनों परमाणुओं के मध्य में, द्विसहसंयोजक बंध बोलते हैं। उसके बाद त्रिसहसंयोजक बंध में जो होता है एक एक परमाणु के 3-3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के, ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के आते हैं। इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको 3 रेखाओं के द्वारा हम दर्शाते हैं, इसको ट्रिपल सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इसके माध्यम से एक उदाहरण देखते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का देखते हैं HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, जो कि एक एसिड है, अम्ल है। इसमें जो होता है एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कैसे देखते हैं इसके लिए सबसे पहले कि इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है और एक है क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है इसके संयोजी कक्ष में। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, जो 2 और 8 और 7 हो गया। इस प्रकार से इसका होता है जो होता है ये सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का भी एक परमाणु है, क्लोरीन का भी एक परमाणु है। एक एक परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है क्लोरीन का 17, हाइड्रोजन का 1। तो जो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बंध बनाकर जुड़ते हैं। कौन से बंध के द्वारा? तो हाइड्रोजन के संयोजी कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर आगे जुड़ने के लिए बढ़ाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया,
तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्लोरीन भी इसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा जोड़ने के लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। जितना सामने वाला परमाणु ला रहा है मिलाने के लिए, उतने ही सामने वाला दूसरे परमाणु भी इलेक्ट्रॉन को लाता है जोड़ा। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं स्टार के द्वारा दर्शाता हूँ, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को लाएगा। अब हमको यहाँ पर सिर्फ संयोजी कक्ष पर ध्यान देना है, आपको पूरे भरे हुए कक्ष पर ध्यान देना नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक हो गया, ये हो गया क्लोरीन का 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस प्रकार से जो है ये अपना अष्टक पूरा करते हैं। देखो क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ा बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। और जो हाइड्रोजन भी जो है अपने बाह्य के कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आता है के कक्ष में, अर्थात ये हो गया 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन के और क्लोरीन के मध्य में कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ा बनाए हैं? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, अर्थात यह एक डंडी वाला लिखेंगे क्लोरीन, अर्थात एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो यही जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, बीच में साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, या तो इस इलेक्ट्रॉन को ये परमाणु अपनी ओर आकर्षित करेगा, या तो फिर ये क्लोरीन परमाणु अपनी ओर ज़्यादा खींचकर रखेगा। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो होता है, ये क्लोरीन जो होता है, यह जो है इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच कर रखता है, अपने साइड ज़्यादा खींचता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इसकी विद्युत ऋणता, अर्थात क्लोरीन जो है यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणता होता है और आंशिक रूप से जो है ऋण आवेशित होता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणता, अर्थात किसी परमाणुओं के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने की क्षमता को या गुण को ही हम क्या कहते हैं? उसकी विद्युत ऋणता कहते हैं। समझ गए होंगे आप विद्युत ऋणता क्या होता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में जो होता है, जो अधातुएं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उनसे जो ऊर्जा निकलता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। विद्युत ऋणता जो होता है ये सहसंयोजक बंध पर आधारित होता है, अर्थात जो तत्व सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन पर जो होता है विद्युत ऋणता लागू होता है, अर्थात उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई परमाणु अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है तो अधिक ऋण विद्युती होता है। यही है हमारा विद्युत ऋणता। तो इस प्रकार से जो है हमारा अध्याय 4 तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण समाप्त होता है और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।